इकोटोन। कोई क्वेश्चन है इससे पहले मैं शुरू करूं? ठीक है। लास्ट क्लास में ये किया था, सहोपकारिता, अन्योन्य क्रियाएं वगैरह जो की थी कि एक प्रजाति को हानि होती है, दूसरी प्रजाति को लाभ होता है, किस प्रजाति को लाभ होता है, किसका बेनिफिट होता है, किसका नुकसान होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज इकोटोन के बारे में पढ़ेंगे कि इकोटोन होता क्या है। ठीक है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अवस्थित संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उनके बीच में स्थित होता है, उसको इकोटोन कहते हैं। जैसे महाद्वीपीय और महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के मध्य स्थित मैंग्रोव वन। ठीक है, महासागरीय और महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के बीच में स्थित होते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, नदी के स्वच्छ जल और समुद्र के लवण जल के मध्य स्थित ज्वार नद मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र। मैंने बताया था कि इकोटोन में हाई डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया इकोटोन। नदी के स्वच्छ जल और समुद्र के लवण जल के मध्य स्थित ज्वार नद मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र एस्चुरी। ठीक है, अब इसमें देखो ए भूमि होगी, बी समुद्र हो गया और बीच का जो क्षेत्र हो गया इसको हम इकोटोन बोलते हैं। जब इकोटोन संक्रमिका, इसको संक्रमिका बोलते हैं इकोटोन को, के एक क्षेत्र में कोई जीव सर्वाधिक संख्या में पाया जाए तो उसे कोर प्रजाति कहते हैं। ठीक है, इकोटोन के क्षेत्र में कोई भी जीव सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं उसको कोर प्रजाति कहते हैं हम। ठीक है, संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण यह तनाव का क्षेत्र होता है। तनाव का क्षेत्र मतलब संक्रमण है, ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है अभी। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो समुदाय से भिन्न होते हैं, यह आकार में छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, संसाधन संपन्न क्षेत्र होने के कारण जैव विविधता अधिक पाई जाती है, भौतिक दशाएं परिवर्तनशील हो सकती हैं, विशिष्ट प्रकार की जलवायु का निर्माण कर विशिष्ट प्रकार की प्रजाति को समर्थन देते हैं। समझ में आ गया? कोर प्रजाति कौन सी प्रजाति होती है? जहाँ पे वो इकोटोन वाले एरिया में जहाँ पर ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इकोटोन के क्षेत्र में जो प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है वो कोर प्रजाति होती है। इकोटाइप क्या होता है? देखो, संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य क्षेत्र में दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के संक्रमण से एक नए प्रारूप पारिस्थितिकी प्रारूप का निर्माण होता है। ठीक है, संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र में दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के संक्रमण से एक नए पारिस्थितिकी प्रारूप का निर्माण होता है जिसे इकोटाइप कहा जाता है। इकोटोन क्या होता है? बीच का क्षेत्र। ठीक है, भूमि का और महाद्वीप का, उसका समुद्र का लगा सकते हैं हम। लेकिन जब भूमि के और महासागर के बीच में जो भी क्षेत्र होता है, नई टाइप का क्षेत्र हो गया, वो इकोटाइप हो गया वो। ठीक है, या यहाँ जलवायु दशा अपने आसपास के पर्यावरण से अलग होती है। जलवायु दशा जो होती है। इकोक्लाइन क्या होता है? इसे पारिस्थितिकी परवर्णता भी बोलते हैं। ठीक है, यह वह क्षेत्र होता है जो अनुक्रमिक एवं नियमित रूप से एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में रूपांतरित हो रहा होता है। ठीक है, एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में अनुक्रमिक रूप से या क्रमिक रूप से, नियमित रूप से दूसरे परितंत्र में रूपांतरित हो रहा है। ऐसा तो होता है जो प्रजातियों के संगठन के संदर्भ में दोनों परितंत्रों के मध्य कोई निश्चित सीमा न हो। हमें पता नहीं चल रहा है कि निश्चित सीमा कहाँ है दोनों परितंत्रों के बीच में, और पता ही नहीं चल रहा कि कब समुद्र शुरू हो गया और कब हम कोस्टल एरिया उसमें भूमि पे चले गए। ये घास के मैदानों में होता है जनरली। मैं बात करूँ तो हमें पता नहीं चलता कि घास का मैदान कब शुरू हो गया, क्योंकि जंगल से निकले, जंगल से मान लो बाहर की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते चले गए, घास बढ़ती चलेगी, कम होते चले गए, घास बढ़ती चलेगी, कम होते चले गए, घास बढ़ती चलेगी। हमें पता ही नहीं चला कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोक्लाइन बोलते हैं। अनुक्रमिक मतलब क्रमागत रूप से लगा लो, क्रमानुसार। ठीक है, यह पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक एवं जलवायु प्रवणता को व्यक्त करता है। ठीक है, भौतिक एवं जलवायु प्रवणता को। यह पादप समुदाय में प्रवणता को व्यक्त करता है। ठीक है, ग्रेडियंट, प्रवणता का मतलब ग्रेडियंट को, लेवल को। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की सीमा के आर पार बदलते दशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक इकोक्लाइन के अध्ययन को प्रवणता विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की सीमा के आर पार, इससे इस पार से उस पार बदलती दशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक इकोक्लाइन के अध्ययन को, कि इसमें दशाएं कैसे बदल रही है, जलवायु दशा कैसे बदल रही है, भौतिक दशा कैसे बदल रही है,
जलवायु दशा का मतलब ये है कि पहले तो ठंड लग रही थी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस एरिया में समुद्रकारी प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव है। ठीक है, कि ये दशाएं कैसे बदल रही हैं, हम इसके अगर अध्ययन करते हैं तो हम इसको प्रवणता विश्लेषण बोलते हैं। पारिस्थितिकीय निकेत क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सामान्य अर्थों में किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में जीव के आवास स्थान को व्यक्त करता है, कि एक जीव जिस भी निवास स्थान में रहता है, जहां पर वो निवास करता है, वो उसका पारिस्थितिकीय निकेत है। ठीक है, इस प्रकार के निवास स्थान को जिसमें प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण या दशाएं उपलब्ध हो, उसे गृह सीमा कहते हैं। ठीक है, मान लो ओलिव रिडले है, ओलिव रिडले क्या करेगा, समुद्र में रहेगा, और जैसे ही वो ऋषिकुल्य नदी के पास आ गया, वो क्या करेगा कि जब उसका ब्रीडिंग का टाइम आएगा, बाहर निकलेगा और ब्रीड करके उसमें रेत में छिपा करके अपने अंडे वगैरह को वापस उसमें चला जाएगा। उसको वो वहीं पर क्यों है, क्योंकि उसको मतलब उसको क्लाइमेटिकली वही सूट करता है एरिया। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, पारिस्थितिकी निकेत हो गया। ठीक है, चाइना में अगर जा करके, चाइना में अगर देखोगे ना, मोस्टली 90% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे स्थित है। क्यों, क्योंकि उनको वही जलवायु सूट करती है उनको। ठीक है, वो उनका पारिस्थितिकी निकेत हो गया। मतलब मैं समझाने को बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफिकल एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए उसके अनुकूल दशाएं होती है, वो पारिस्थितिकी निकेत हो गया। ठीक है, इस प्रकार के निवास स्थान को जिसमें प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध, उसे गृह सीमा बोलते हैं। गृह सीमा मतलब इसके घर की बाउंड्री यहाँ तक है, यहीं पर जीवित रहेगा, ये बाहर नहीं रहेगा, बाहर तो हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस संकल्पना के जनक ग्रीनएल्स माने जाते हैं। इसका विकास चार्ल्स शेल्टन तथा जी हचिंसन द्वारा किया गया। इसका पारिस्थितिकी निकेत का। ठीक है, डोमिनेंट स्पीसीज का निकेत बड़ा होगा और छोटी स्पीसीज का निकेत छोटा होगा। डोमिनेंट स्पीसीज ज्यादा एरिया में घूमेगी, ठीक है, और छोटी स्पीसीज जो होगी वो छोटे एरिया में घूम पाएगी। ठीक है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ज्यादा लंबे एरिया में होंगे वो। ठीक है, निकेत के प्रकार देखो, आवास निकेत, जहां जीव रहता है वो उसका आवास निकेत हो गया, क्योंकि आवास करता है जहां, आवास निकेत। खाद्य निकेत, जहां वो खाद्य करता है, आहार ग्रहण करता है, प्रजाति संघर्ष करती है आहार ग्रहण करने के लिए, वो उसका खाद्य निकेत हो गया। मान लो एक शेर है, शेर गुफा में रहता है, वो जो गुफा होगी उसका आवास निकेत हो गया। लेकिन वो बाहर जाकर के जंगल में जाकर के शिकार करता है, अपना पेट भरता है, वो उसका खाद्य निकेत होगा, जिस एरिया में वो घूमता है। ठीक है, जननीय निकेत, प्रजाति द्वारा कब और कहाँ कैसे प्रजनन किया जाता है, वो जननीय निकेत होता है। वैसे ओलिव रिडले वाला। विचर निकेत, ऐसा क्षेत्र जहां जीव घूमता है, भक्ष्य करता है, इसकी धरातल से ऊंचाई कितनी है, भक्ष्य जंतुओं की अंतर सामुदायिक क्रिया, मौसम एवं दैनिक समयावधि कम ज्यादा हो सकती है, वो विचर निकेत हो गया। ठीक है, विचर निकेत का मतलब है कि वैसे तो इसका मतलब है कि जहां जीव रहता है और भक्ष्य करता है, विचर निकेत है। ठीक है, लेकिन आगे इसमें यह बता रखा है कि जो निकेत है ये विचर निकेत, इसकी ऊंचाई, ठीक है, ज्यादा या कम हो सकती है, जंतुओं का अंतर ज्यादा हो सकता है, अंतर सामुदायिक क्रिया। जैसे मैं एग्जांपल देख करके, जो पेंगुइन, पोलर बियर्स, वो उनका निकेत है। ठीक है, वो यहाँ पर इक्वेटोरियल एरियाज में आकर के नहीं जिंदा रह सकते, क्लाइमेटिकली वही एरिया सूट करता हूँ। ठीक है, संख्या निकेत, पादप एवं जंतु की संख्या का घनत्व, प्रजाति का क्षेत्र, ये बताता है संख्या निकेत। भौतिक एवं रासायनिक निकेत क्या था, जीवों के रहने के लिए आवश्यक जलवायु दशाएं, और भौतिक और रासायनिक निकेत हो गया। अतः कहा जा सकता है कि निकेत जीवों के कार्यात्मक क्षेत्र को बताता है। किसको, कार्यात्मक क्षेत्र को, वो कार्य क्या करता है, वो आवास करता है, वो विचर करता है, भक्ष्य करता है। ठीक है, ये बता रखा है, मतलब कार्यात्मक उसका जो भी फंक्शन होगा, ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें कोई जीव अपना फंक्शंस करता है, उसका निकेत। निकेत की विशेषताएं क्या होती है, किसी भी निकेत में प्रजातियों की संख्या उसमें उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। उपलब्ध संसाधनों पर, संसाधन ज्यादा है तो प्रजातियों की संख्या ज्यादा होगी, संसाधन कम है प्रजातियों की संख्या भी कम होगी। जैसे कि मरुस्थल, ठीक है, वहां पर प्रजातियों की संख्या बिल्कुल कम है। निकेत में प्रजातियों की संख्या बढ़ने पर उसका विस्तार होता है। निकेत में प्रजातियों की संख्या बढ़ गई, बढ़ने पर उसका विस्तार होता जाता है। ठीक है, विस्तार होता जाता है, मतलब मान लो कि एक फॉरेस्ट है निकेत, उसमें हिरन भी रहते हैं, हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो शेर जो हो गए,
चीते जो हो गए, बाघ जो हो गए, उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। उनकी संख्या क्यों बढ़ जाएगी? उनको भरपेट भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। प्रभावशाली प्रजाति का निकेत बड़ा होता है और कमजोर प्रजाति का निकेत छोटा होता है। किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में कई निकेत हो सकते हैं। ठीक है। किसी विशेष निकेत की प्रजाति दूसरे में नहीं पनप सकती। किसी विशेष निकेत की प्रजाति दूसरे में नहीं पनप सकती। मान लो मैं बताऊं कि समुद्री निकेत हो गया, कोई भी मछली का जमीन पर अगर की निकेत पनप ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जलवायु कंडीशंस उसकी ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है। शेर गांव में रह सकता है, जंगलों में ही रहेगा। ठीक है। गांव में रहेगा तो वो लपेट देगा 4-5 आदमियों को तो रोज। ठीक है। किसी विशेष निकेत की प्रजाति दूसरे में नहीं पनप सकती। निकेत में संसाधन विभाजन का सिद्धांत लागू होता है जो प्रतिस्पर्धा को कम करता है। संसाधन विभाजन का सिद्धांत। ठीक है। यदि किसी निकेत का संकुचन हो जाए तो विस्तृत निकेत वाले तंत्र में कई प्रजातियों का समावेश हो सकता है। निकेत का संकुचन हो रहा है, मान लो ब्रिज बना दिया। ठीक है। आने जाने के लिए पशुओं के लिए वो दिक्कत हो जाएगी। जंगल से सड़क गुजार दो, हाथियों को आने जाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। ब्रिज बना दो, उनका निकेत भी संकुचित हो जाएगा। ठीक है। निकेत संकुचित जब हो जाएगा तो प्रजातियों का समावेश क्या हो सकता है? कई प्रजातियों का एक निकेत में समावेश हो जाएगा। पारिस्थितिकीय पदछाप क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होती है? इस संकल्पना का विकास कार्बन फुटप्रिंट की संकल्पना से हुआ है। एक व्यक्ति या एक औद्योगिक इकाई जो जीवाश्म ऊर्जा द्वारा संचालित है, उसके द्वारा उत्सर्जित कार्बन की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ठीक है। किसी प्रौद्योगिकी परितंत्र के चारों ओर अवस्थित वह भूमि एवं पादप समुदाय जो उस परितंत्र से उत्सर्जित जीवाश्म गैसों का अवशोषण कर उसे स्वच्छ वायु और जल उपलब्ध कराता है, उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? इसकी जो संकल्पना है पारिस्थितिकीय पदछाप की, कार्बन फुटप्रिंट से निकली है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? व्यक्ति या औद्योगिक इकाई जो जीवाश्म ऊर्जा द्वारा संचालित है, उसके द्वारा जो कार्बन की मात्रा छोड़ी जाती है ना एनवायरनमेंट में, कार्बन फुटप्रिंट हो गया। लेकिन इसके अपोजिट कोई प्रौद्योगिकी परितंत्र के चारों ओर अवस्थित वह भूमि, मतलब कोई ऐसी भूमि है या पादप समुदाय है, उस कार्बन को वो जब उत्सर्जित कर लेते हैं, जीवाश्म गैसों को, कार्बन को, और स्वच्छ वायु में जब उसको बदल देते हैं तो उसको हम पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं। कीस्टोन प्रजाति क्या है? किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में पाया जाने वाला वह जीव या जीवों का समूह जो अपने गुण के बदौलत अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं। मतलब कीस्टोन प्रजाति में ऐसे गुण होते हैं जो अपने आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। वो कीस्टोन प्रजाति है कि उस प्रजाति के संरक्षण के लिए हमें उस पर्यावरण को भी संरक्षित करना पड़ रहा है। ठीक है। जैसे शेरों को जिंदा रखने के लिए, बाघ को जिंदा रखने के लिए हमें हिरण को भी जिंदा रखना पड़ेगा। ठीक है। कीस्टोन प्रजाति लगा सकते हो। यह प्रजाति आहार श्रृंखला, आहार जाल एवं ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ठीक है। यह प्रजाति सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना एवं खनिज के स्तर को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ठीक है। सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना, खनिज के स्तर को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कोई भी हो सकती है। अब आगे फाउंडेशन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? अपने आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और प्रजाति कौन सी प्रजाति होती है? एक इकोटोनक क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति को कोर प्रजाति बोलते हैं। फाउंडेशन प्रजाति देखो कौन सी होती है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाली वह प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के विकास और संरक्षण में सहायक हो, उसे फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। ठीक है। वह प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के विकास और संरक्षण में सहायक हो, उसे फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। जैसे परवाल भित्ति एक फाउंडेशन प्रजाति है। परवाल भित्ति फाउंडेशन प्रजाति क्यों है? क्योंकि यह रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जीवों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराती है, इसलिए परवाल भित्ति को फाउंडेशन प्रजाति बोला गया है। क्योंकि दूसरी भी प्रजातियों को प्रभावित करती है। वो परवाल भित्ति खत्म तो दूसरी प्रजाति वहां नहीं रह पाएंगी। ठीक है। अम्ब्रेला या छाता प्रजाति कौन सी होती है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वह विशाल जंतु या समुदाय जिस पर अनेक जीव निर्भर रहते हैं, या वह विशाल जीव जिसके संरक्षण से अन्य जीवों का संरक्षण हो, उसे अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति कौन सी प्रजाति? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वह जंतु या समुदाय जिसके ऊपर अनेक जीव निर्भर हैं। ठीक है। या जिसके संरक्षण से अन्य जीवों का भी संरक्षण हो, जैसे हिरण। ठीक है। हिरण के ऊपर बाघ, शेर, ठीक है, जिराफ, बाघ, शेर,
इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनका संरक्षण जरूरी है। ठीक है। फ्लैगशिप प्रजाति, जैसे ऐसे प्रजाति को आमतौर पर बड़े निवास स्थान की जरूरत होती है। बाघ, शेर को अम्ब्रेला प्रजाति माना जाता है क्योंकि इनके संरक्षण से अन्य जीवों का संरक्षण भी होगा। ठीक है, क्योंकि इनको जिंदा रखने के लिए हमें हिरण को भी जिंदा रखना पड़ेगा। ठीक है, हिरण को जिंदा रखने के लिए ये भी जिंदा ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फिर फ्लैगशिप प्रजाति कौन सी प्रजाति है? एक चुनी हुई प्रजाति है जिसे किसी सामाजिक संदर्भ में जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करने के लिए चुना जाता है। चुनी हुई प्रजाति होती है, फ्लैग लगा दिया इस प्रजाति पे, इस प्रजाति को सांस्कृतिक महत्व दे दिया। ठीक है, जैसे जल्लीकट्टू, वेलम कल्ली। यू नो व्हाट इज वेलम कल्ली? ये तमिलनाडु हाँ, वेलम कल्ली बोट रेस। बोट रेस। ठीक है, एंड बोट रेस में फिर बोट रेस तो वेलम कल्ली होगी, लेकिन जो जल्लीकट्टू है उसमें क्या है, बैल को सांस्कृतिक महत्व दिया गया है, तो उसको फ्लैगशिप प्रजाति हम बोल सकते हैं कि इस प्रजाति का संरक्षण सांस्कृतिक महत्व के लिए जरूरी है। ये गेम भी होता है शायद। हाँ, ये जल्लीकट्टू ही तो होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में याचिका दायर हुई। संकेतक प्रजाति, संकेतक प्रजाति नाम से पता चल रहा है जो संकेत करती है। ठीक है, वे प्रजाति जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं तथा वह पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, जिसे चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब संकेत देती है कि पर्यावरण की हानि हो चुकी है। इसे प्रदूषण सूचक प्रजातियां भी कहते हैं क्योंकि ये मानव निर्मित अजैविक दशाओं जैसे वायु जल प्रदूषण को दर्शाती हैं। जल प्रदूषण हो गया, ठीक है, तो ये उसको दर्शाएंगी, क्योंकि जल में रहने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वो बताएंगी कि जल प्रदूषण हो गया। मछलियां मर गई मान लो, ठीक है, स्वाइन फ्लू हो गया, वो बताएंगे कि वातावरण जलवायु खराब है। इसे जैव सूचक प्रजाति भी कहते हैं क्योंकि ये पर्यावरणीय परिवर्तनों की शीघ्र सूचना देते हैं, जैसे लाइकेन। ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन की शीघ्र सूचना देते हैं, जैव सूचक प्रजाति भी होगी। कोई क्वेश्चन है? तो हमारा जो शायद फर्स्ट लेसन था वो खत्म हो चुका है। अब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में आएंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार बताए गए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसको भी हम आगे बांट देंगे, स्थल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब इसमें देखो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र, लवण जल पारिस्थितिकी तंत्र। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें लवणता 5 ppt से कम होती है, वो स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल कौन सा होता है? जिसमें लवणता 5 parts per 1000 कम होती है। ठीक है, जैसे इसको हम लेंटिक और लोटिक बोलते हैं। लेंटिक कौन सी? स्थिर जल पारिस्थितिकी तंत्र को लेंटिक बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे तालाब, झील, सरोवर, ये लेंटिक हो गया। और प्रवाहित जल पारिस्थितिकी तंत्र जैसे नदी, झरना, क्योंकि ये प्रवाहित जल है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र लोटिक होगा, लोट लोट के। ठीक है, और लेटिक का मतलब लेटा हुआ, बस मैं तो एक जगह हूँ, मैं तो हिलने वाला नहीं, लेंटिक। ठीक है, लवण जल पारिस्थितिकी तंत्र महासागर या समुद्री जल पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। लवण जल किस जल को बोलते हैं? जिसमें लवणता 35 ppt या इससे अधिक हो। ठीक है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो गया? जिसमें लवणता 5 ppt से 35 ppt के बीच होती है। ज्वारनदमुख मैंग्रोव होगी। ज्वारनदमुख और जो मैंग्रोव होती हैं, ज्वारनदमुख में क्या होता है? नदी का पानी और समुद्र का पानी मिक्स होता रहता है, तो इसमें जो सैलिनिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो लवण जल तो होता ही है। ठीक है, और महासागर या समुद्री जल, इसमें क्या होगा? इसमें जो लवणता होगी 35 ppt से ज़्यादा होगी। और जो ज्वारनदमुख हो गया, ठीक है, और इसमें क्या होगा? 5 to 35 ppt। ठीक है, 5 तक जिसमें है या 5 से कम है तो स्वच्छ जल होगा। 5 से ऊपर जैसे जाएगा लवणता बढ़ती चली जाएगी, और 35 ppt और 5 से बीच जो भी होगा 50 के बीच में, वो लवण जल हो गया। और इससे ज़्यादा जो आ जाएगा वो समुद्री या महासागरीय जल पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। इसमें से जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं 5 ppt से कम वाला use हाँ, वो 5 ppt से कम है। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अभी तक तो हमने ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, अब इसके भी भाग बना दिए। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये जैव विविधता के आधार पर है। घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, इसको बायोम बोलते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, ये वन पारिस्थितिकी तंत्र के कई पार्ट हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र के कैसे? जैसे विषुवतीय वन पारिस्थितिकी तंत्र, सवाना वन पारिस्थितिकी तंत्र, मानसून वन पारिस्थितिकी तंत्र, भूमध्य सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, टैगा वन पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा वन पारिस्थितिकी तंत्र। एक समान जलवायु दशा में पादप, वनस्पति,
तथा जंतुओं का अध्ययन बायोम कहलाता है। एक समान जलवायु दशा में कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, इस डिग्री सेल्सियस में कितनी जो डाइवर्सिटी है वो अपना विकास कर सकती है, या इससे 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए तो कितना खतरनाक हो गया, कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बायोम में अध्ययन होता है। ठीक है, दोबारा फिर देखो इसको, एक समान जलवायु दशा में पादप, वनस्पति तथा जंतुओं का अध्ययन, ठीक है, वो बायोम कहलाता है। अब करंट अफेयर्स से भी बोल रहे थे ना फिर वहाँ पे उसमें। महासागरीय पर्यावरण देखो क्या है, महासागरीय पर्यावरण में तल से नितल तक पैलेजिक मंडल जोन हो गया, ठीक है, तल सरफेस, नितल नीचे वाला, तल से नितल तक उसको पैलेजिक मंडल जोन, पैलेजिक मंडल जोन भी बोलते हैं, पैलेजिक मंडल या जोन, या नितलस्थ मंडल जोन भी बोलते हैं उसको। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया महासागरीय पर्यावरण, ठीक है, पैलेजिक मंडल और नितलस्थ मंडल। ठीक है, पैलेजिक मंडल में क्या होता है, प्रकाशित मंडल, प्रकाशित मंडल कौन सा, समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक, ये क्या होगा, प्रकाशित मंडल होगा। तल क्या होता है, सरफेस, सी लेवल जो होता है उसको बोलते हैं। नितल क्या होता है, मैरीन फ्लोर, समझ गए। उप अप्रकाशित मंडल कौन सा हो गया, मतलब जिसमें प्रकाश की मात्रा नहीं पहुंच रही हो, ठीक है, और जिसमें प्रकाश की मात्रा पहुंच रही हो वो प्रकाशित मंडल हो गया, सतह से 200 मीटर की गहराई तक, ठीक है। और अप्रकाशित मंडल, उससे जब हम नीचे जाते हैं, प्रकाशित मंडल से नीचे पहले आएगा ऊपरी पैलेजिक। ऊपरी पैलेजिक कैसे, 200 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई तक। मध्य पैलेजिक 1000 मीटर से 2000 मीटर की गहराई तक। गहन पैलेजिक 2000 मीटर से 4000 मीटर की गहराई तक। और अति गहन पैलेजिक जोन कौन सा आएगा, 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक ये होगा। देखो ये मैंने बता रखा है, ठीक है, कि ये 200 मीटर की गहराई तक प्रकाशित मंडल होगा, ये मैंने एरो लगा करके बता रखा है, ये सी लेवल SL, ठीक है। और ये अप्रकाशित मंडल होगा, अप्रकाशित मंडल भी गहराई के आधार पर अलग अलग से बांटा गया है, और ये नीतल है इसका, मैरीन फ्लोर, ठीक है। नितलस्थ मंडल जोन, अब हम इसको देखते हैं सबसे नीचे वाले को, नितलस्थ मंडल जोन को, ठीक है, ये आ गया नितलस्थ मंडल जोन। इसमें क्या होगा, वेलांचली मंडल, उच्च ज्वार और मध्य ज्वार के मध्य का क्षेत्र, लिटोरल जोन बोलते हैं इसको, वेलांचली, समझ गए। मतलब जब ज्वार आता है, टाइड जब आता है कि यहाँ तक पानी का लेवल है, हाई टाइड में, लो टाइड में यहाँ तक है, इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया इसको वेलांचली मंडल बोलते हैं, लिटोरल जोन मोस्टली, ठीक है। उपवेलांचली मंडल हो गया, और फिर हो गया तलस्थ मंडल। तलस्थ मंडल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्कीबेंथल, मग्न तट से 1000 मीटर की गहराई तक। मग्न तट कौन सा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वहां से 1000 मीटर की गहराई तक हो गया वो, ठीक है। अब हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, पहले हमने ऐसे किया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली चल रही है। वेलांचली मंडल हो गया, वेलांचली मंडल के बाद फिर उसको वेलांचली मंडल, फिर तलस्थ मंडल में, तलस्थ मंडल में आर्कीबेंथल आ गया, मग्न तट से 1000 मीटर की गहराई तक, ठीक है। एबिसल बेंथल हो गया 1000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक। हेडले बेंथल हो गया 6000 मीटर से अधिक की गहराई तक, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बता रखा है, एक फोटो बना रखा है, इसको देखो। पैलेजिक मंडल हो गया, प्रकाशित जोन, ठीक है, ये पैलेजिक मंडल, ठीक है, 0 मीटर से 200 मीटर तक प्रकाशित मंडल हो गया, ठीक है। देखो ये पैलेजिक मंडल बता रखा है, यहाँ से और यहाँ तक, ये इतना इतना पैलेजिक मंडल होगा, प्रकाशित मंडल होगा। ऊपरी पैलेजिक आ गया 200 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4, 4 से 6000, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला होगा हेडले जोन होगा, यहाँ से हेडले जोन शुरू होता है, देखो यहाँ से 6000 मीटर की गहराई से हेडले जोन होगा, और यहाँ से देखो 1000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक ये एबिसल बेंथल होगा, ठीक है। और इससे पहले आर्की बेंथल हो गया, और इस आर्की बेंथल को अगर हम देखें वेलांचली मंडल, जैसे कि उपवेलांचली मंडल हो गया। वेलांचली मंडल में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, इसलिए मैंग्रोव को वेलांचली वनस्पति भी कहा जाता है। एनी क्वेश्चन, वेलांचली मंडल में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, इसलिए मैंग्रोव को वेलांचली वनस्पति भी कहा जाता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन, महासागरीय पर्यावरण में जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। महासागरीय पर्यावरण में सौर प्रकाश की पहुंच, जहां सौर प्रकाश की पहुंच होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा होगी, विविधता ज्यादा होगी। गुलित ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन ज्यादा है तो विविधता ज्यादा है। गुलित कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कितनी है, पवन की दिशा कितनी है, ठीक है। महासागरीय जल धाराएं भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि अपवेलिंग डाउनवेलिंग मैंने बताया था, शीत जल उद्वेलन क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि महासागरीय जल धाराओं से रिलेटेड है ये, और उनकी करंट से रिलेटेड है। सागरीय तरंग और उनकी दिशा,
लहरें किस साइड जा रही है, सागरीय वनस्पति हम उसका वितरण कितना है, सागरीय जल का तापमान और लवणता, जलीय जीवों की ताप परिवर्तन सहन करने की क्षमता। ठीक है, तापमान और लवणता भी तो प्रभावित करती है। लवणता ज्यादा होगी तो कोरल कोरल क्या होते हैं, कोरल एक निश्चित तापमान में और एक निश्चित सैलिनिटी में रहते हैं, उनको बीच की कंडीशन चाहिए। अगर मान लो कोरल को लवणता ज्यादा है तो कोरल वहां पर नप नहीं सकते, टेम्परेचर ज्यादा है तो भी उनके लिए हानिकारक है, ज्यादा कम और ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, दोनों उनके लिए हानिकारक होते हैं, तो ये भी प्रभावित करते हैं। जलीय जीवों की ताप परिवर्तन करने की सहन करने की क्षमता होती है। जल का गंदा या पारदर्शी होना, शीत जल उद्वेलन क्षेत्र, ठीक है, शीत जल उद्वेलन क्षेत्र ये मैंने बताया था। उपरोक्त कारकों के प्रभाव से और समुद्री जीवों के आवास के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, ये जितने भी कारक हमने पढ़े हैं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम समुद्री जीवों को। प्लवक, जिनमें गति के लिए अंग नहीं होते, बहते रहते हैं, प्लवक होते हैं वो। ठीक है, पादप प्लवक देखे हमने, ऐसे पादप जिनमें जड़ें वगैरह तो होती हैं लेकिन वो बहते रहते हैं। तरण, नेक्टोन, गति के लिए अंग होते हैं जैसे कि मछली, ऐसे जीव। बैंथोस, नितल में पाए जाते हैं, O2 की कम जरूरत होती है, वो बैंथोस होते हैं। ठीक है, प्लवक, प्लवक क्या होते हैं, इसमें गति करने के लिए कोई अंग साधन नहीं होता, जल धारा और तरंगों के द्वारा विस्थापित होते हैं, अधिकांश छिछले जल में पाए जाते हैं, आकार में छोटे होते हैं परंतु जेलीफिश और सार्गैसम कुछ बड़े होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, डायटम। ठीक है, आकार में छोटे होते हैं ये प्लवक जिसकी हम बात करें हैं, इनमें अंग नहीं होते गति करने के लिए, जल धाराओं के अकॉर्डिंग बहते रहते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। लेकिन जो जेलीफिश होते हैं और सार्गैसम जो हो गए, ये 2 बड़े प्रकार के होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। जैसे डायटम हो गया, अधिकांश प्लवकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ठंडे जल में पाए जाते हैं, डायटम। ठीक है, प्राणी प्लवक, प्राणी प्लवक कौन से, आकार में कुछ बड़े होते हैं और जलीय जटिल लक्षणों वाले होते हैं। तरणक, तैरने वाले, जिनमें गतिशील होने के लिए अपने अंग साधन होते हैं, मछली वगैरह। बैंथोस, यह नितल में और नितल के ऊपर पाए जाने वाले जीव होते हैं, अधिकांश मांसाहारी होते हैं, नितल में या नितल के ऊपर पाए जाने वाले। ठीक है, या तो उस पर रहेंगे मैरीन फ्लोर पर या थोड़े से ऊपर रहेंगे, इनको ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है। ये जो सारगैस में आपने सारगैसों से सार्गैसोसी बताया था मैंने, जो इधर वो जो ग्रीन आइलैंड और ये, हाँ, एक वो जाइगोट बन गया था उनका। ठीक है, सार्गैसोसी मैंने बताया था उसमें। झील पारिस्थितिकी तंत्र, झील क्या है इसमें हमने पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना, झील क्या है, झील पारिस्थितिकी तंत्र के मंडल कौन से हैं, झील पारिस्थितिकी के लाभ क्या हैं, झील पारिस्थितिकी की समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, ये झील बना रखी है, एक झील है, ठीक है, ये जोन है, ठीक है, और ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ इतना लिम्नेटिक या प्रकाशित मंडल होगा, ये प्रोपोमंडल होगा। ठीक है, ये नितलस्थ होगा, मेरीन फ्लो मतलब फ्लोर हो गया इसका झील का। झील जल के मंडल बता रखे हैं। ठीक है, झील क्या है इसको देखेंगे अब हम। झील होती क्या है, स्थलीय पर्यावरण में अवस्थित स्थिर जल का स्रोत झील कहलाता है। स्थलीय पर्यावरण में अवस्थित स्थिर जल का स्रोत, बह नहीं रहा है, स्थिर जल है वो। ठीक है, झील जल की गुणवत्ता के आधार पर भी 2 प्रकारों में रखा जा सकता है, स्वच्छ झील जल झील, लवण जल झील। पानी के हिसाब से और जल की स्वच्छता के हिसाब से उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। झील जल का अस्थायी स्रोत भी होती है क्योंकि ये बनती और समाप्त होती रहती है। यदि झील के बेसिन क्षेत्र में विवर्तनिक उत्थान हो जाए, टेक्टोनिक प्लेट में मतलब वो उत्थान हो जाए, लेवल बढ़ जाए उसका जमीन का, नितलस्थ का, तो उसमें अवसादीकरण हो जाए, या उसमें अवसादीकरण हो जाए, अवसादीकरण का मतलब डिपोजिशन हो जाए, मिट्टी वगैरह या कुछ और गाद वगैरह, तो झील का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। यही कारण होता है कि गाँव में जब भी मतलब गर्मी आने से पहले या अच्छी गर्मी होती है तो उसके पानी को निकाल करके उसको सफाई की जाती है, उसकी गाद वगैरह निकाली जाती है उसकी। ठीक है, जो लोकटक झील है वो कैसी है? लोकतक झील जो है वो तो तैरती हुई झील है ना, मणिपुर में है, फुमदी है, उसमें तैरता हुआ मटेरियल है, उसको तैरते हुए मटेरियल को फुमदी बोला जाता है। विश्व में कई ऐसी झीलें जो धीरे धीरे संकुचित होती जा रही हैं, जैसे मध्य एशिया का अरल सागर, ठीक है, बोलीविया पठार पर स्थित टिटिकाक झील इत्यादि। ठीक है, मध्य एशिया का जो अरल सागर है, इसको पता होगा कि कहाँ है ये, मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ कि अरल सागर है कहाँ। और
टाइम के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि इस सन में ऐसा था और धीरे धीरे आज की डेट में ऐसा है, अगर इसमें पॉसिबल हुआ था, क्योंकि मैंने इसको देखा था पहले। ठीक है, कि अरल सी कजाकिस्तान, ये है क्या, या ये देखो पहले इसका एरिया कितना था, इतना एरिया था पहले। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ये सिकुड़ता हुआ यहाँ से सिकुड़ता हुआ यहाँ तक आ गया है। कारण इसका ये भी है कि दो प्रकार की नदियां हैं जिनका नाम अमूर दरिया और सिर दरिया है, उनके ऊपर अब बांध बना दिए गए हैं, जो बांध इसको वाटर सप्लाई करते थे। ठीक है, इस वजह से अरल सी, ये जहाज भी सूखी हुई है, नीचे ये बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर इसकी देखता हूं मैं, देखो अभी पता चल जाएगा इसमें 2020 में कैसी थी इसके, और 1973 में इसकी क्या सिचुएशन थी। 1973 में ये ऐसा था। ठीक है, 1973 के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मान लो हम 1978 में आ गए। ठीक है, अब देखो 1984 में कैसा होगा, सिकुड़ गया। पता चल रहा है कि पहले इसकी बाउंड्री यहाँ थी। ठीक है, और ये 1984 में, 1991 में कैसा हो गया, अब इसकी और बाउंड्री सिकुड़ती चली गई। जैसे 2002 में हम देखते हैं, 2002 में अरल सी देखो कितना सिकुड़ गया, ये अलग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक है ये अरल सी। जैसे जैसे हम 2002 के बाद 2011 में आते हैं, तो देखो अब क्या हो गया, बिल्कुल कम। ठीक है, और अभी हम 2020 तक का इसमें अपडेट हुआ है, 2020 तक देखो ये बिल्कुल कम हो गया, बस यहाँ दिखाई दे रहा है। अरल सी जो है वो सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, इसमें वापस पानी लेकर आना संभव है? वापस पानी लेकर के आना तो इसमें संभव है। जो दो नदियां मैं बता रहा हूँ, सिर दरिया और अमूर दरिया, इनके ऊपर जो डैम बनाए गए हैं, डैम को हटा दो, आ जाएगा पानी वापस। ठीक है, तो डैम को हटा करके पानी अगर इसमें वापस आ जाता है तो ये फिर से अरल सी बन सकता है। उष्णकटिबंधों में अवस्थित झीलों में वर्ष भर सतह का तापमान अधिक रहता है, उष्णकटिबंधों में, जबकि समशीतोष्ण कटिबंधों में अवस्थित झीलों में ताप परिवर्तन कम होता है और शीतोष्ण कटिबंध के झील शीत ऋतु में जम जाते हैं। समझ रहे हो? झील पारिस्थितिकी के मंडल कौन से हैं? लिटोरल जोन हो गया, लिटोरल जोन तो मैं बताया था कि मैंने। ठीक है, लिटोरल जोन, वेलांचली जोन, ठीक है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। लिम्नेटिक मंडल, प्रोपोमंडल हो गया। लिम्नेटिक मंडल प्रकाशित मंडल, ठीक है, प्रोपोमंडल हो गया। नीतलस्थ मंडल, बेंथोस मंडल हो गया। ये इसके जोन होते हैं। लिटोरल जोन की विशेषताएं कौन सी हैं? प्रकाशित क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषी जीव और वनस्पति पाई जाती है। इसमें O2 और CO2 उपस्थित होती है। लिम्नेटिक मंडल की विशेषताएं कौन सी होगी? ठीक है, लिटोरल जोन की विशेषताएं पढ़ी थी हमने। लिटोरल जोन के बाद लिम्नेटिक मंडल की विशेषताएं कौन सी? यह भी प्रकाशित होता है और इसमें गर्म जल की उपस्थिति होती है। लिम्नेटिक मंडल में प्रकाशित होता है, गर्म जल की उपस्थिति होती है, यह भी प्रकाश संश्लेषी जीव उपस्थित होते हैं। CO2 और O2, O2 और CO2, ये O2 है, O2 और CO2 उपस्थित होती है, इसमें जीवन की उपस्थिति होती है। ठीक है, O2 और CO2 जीवन तो होगा। प्रोपोमंडल की विशेषताएं कौन सी? अंधकारक क्षेत्र होता है, O2 और CO2 की कमी होती है, जीवन की विविधता कम होती है। बेंथोस मंडल की विशेषताएं कौन सी होगी? 3 ही तो जोन थे उसके। ठीक है, इसमें अधिकांश मांसाहारी जीव होते हैं, ये चर और अचर दोनों हो सकते हैं। यह जीवों, यहाँ के जीवों को O2 की ज्यादा जरूरत नहीं होती, यहाँ जैव विविधता न्यून होती है। O2 की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए तो वो गहराई में है। ठीक है, बेंथोस जोन में, अंधकारक क्षेत्र में। झील पारिस्थितिकी के लाभ क्या है? झीलों से हमें क्या क्या लाभ होता है? विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल संसाधन की प्राप्ति होती है, सिंचाई के लिए, घरेलू के लिए, पानी सप्लाई के लिए, औद्योगिकी के लिए। ठीक है, झील के किनारे से ईंधन और चारे की प्राप्ति होती है, पेड़ पौधे वगैरह, शंख, मीन आदि की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र होता है, प्राकृतिक पर्यटन का क्षेत्र होता है। बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम कैसे करती है बताओ? घबराए मत करो, बता दिया करो जो दिमाग में आता है।
ठीक है, बारिश हो गई, बाढ़ आ रही है, झील यहाँ पर है, तो पानी बाढ़ में चला जाएगा, प्रभाव कम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। और सूखे के प्रभाव को कम कैसे करेगा? बारिश नहीं हो रही, पानी निकालो झील से। ठीक है, सूखे के प्रभाव को कम करते हैं। मृदा आर्द्रता बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, भूमिगत जल स्तर को बनाए रखती है। नैतिक उत्थान, नैतिक उत्थान जैसे मैंने बताया था कि मानसिक शांति हो गई, पर्यटन किया, अच्छा फील हुआ, मानसिक शांति हो गई, हमें मन में आया कि हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, नैतिक उत्थान, मोरलिटी को सोचोगे। जैव विविधता को समर्थन देती है। जैव विविधता को समर्थन देने का मतलब कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कई प्रकार के पक्षी प्रजाति भी होती हैं, मत्स्य की प्राप्ति होती है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, झील पारिस्थितिकी की समस्याएं क्या हैं? घरेलू अपशिष्टों का निस्तारण होता है। ठीक है, हमारे घरों का पानी झील में जाएगा। बहुत से गांवों की, शहरों की यह समस्या है कि जल निकासी प्रणाली नहीं है। ठीक है, जहां पर भी कोई भी स्रोत दिखाई दे, गंगा यमुना को भी लगा लो, यमुना दिल्ली से होकर के जाती है, हरियाणा से होकर के जाती है, बिल्कुल स्वच्छ होती है। जैसे ही वो दिल्ली से आगे जाती है, नजफगढ़ का जो वो नाला वगैरह है, उसके अंदर ही जाएगा वो। ठीक है, इतनी खराब हालत हो जाती है। अभी छठ पूजा पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें ज्यादा छठ पूजा में ज्यादा हाँ, तो इसमें क्या होगा कि घरेलू अपशिष्टों का निस्तारण होता है, झील में ही नहीं बल्कि नदियों में भी होता है। ठीक है, औद्योगिक बहिस्राव का आना, उद्योगों से भी जो निकासी है वो भी इनमें चली जाती है। नगरीय सीवेज हो गया, झील में चला गया, अपशिष्ट जल का आना भी झील में। ठीक है, बर्तन साफ कर दिए, नहा लिया, सारा सब कुछ झीलों में ही चला गया। ठीक है, और भी बहुत। झील बेसिन की तरफ मानवीय वस्तुओं का विस्तार हो रहा है। झील बेसिन की तरफ मानवीय वस्तुओं का विस्तार होगा तो मानवीय वस्तुओं का जो सीवेज होगा, सीवेज वाटर भी तो उसी में जाएगा, झील में। ठीक है, मानव विस्तार को रोकना चाहिए, एक एरिया लगा देना चाहिए। अति मत्स्यन, अति मत्स्यन का मतलब मछलियां इतनी बन नहीं रही हैं, पैदा नहीं हो रही हैं, इससे ज्यादा तो पकड़ के ले जाते हैं लोग। ठीक है, इसका मतलब बैलेंस खत्म हो रहा है। ईंधन और चारा अधिक एकत्रित किया जाना। ठीक है, ईंधन और चारा अधिक एकत्रित किया जाना का मतलब एक पेड़ सूखा लेकिन लोग 3 ले गए काट के। ठीक है, कि बार बार नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक इसको जलाएंगे तब तक ये भी सूख जाएगा। ये लोगों की सोच है, कीड़ी मकोड़ों की तरह खा रहे हैं सब कुछ। अपशिष्टों की डंपिंग होगी, ये तो आए हैं, अपशिष्टों की डंपिंग। ठीक है, कूड़ा कचरा इधर उधर देखा नहीं, झील में डाल दिया, नदियों में डाल दिया। ठीक है, लोगों को जागरूक करना चाहिए। सिंचाई या अन्य मानवीय कार्यों में जल का अतिदोहन कर लेंगे। एक झील है, ये नहीं देखेंगे झील का पानी खत्म हो रहा है या जीव जंतु जो है उसमें वास करते हैं, मछलियां हैं, मर जाएंगी, नहीं, मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए, झील चाहे खत्म हो जाओ, ऐसे सोचते हैं लोग। अवसादीकरण हो गया, सुपोषण हो गया। अवसादीकरण क्या होता है? अवसादीकरण का मतलब उसमें डिपोजिशन हो जाएगा, उसका झील का जो फ्लोर है वो बढ़ जाएगा उसका लेवल का, और झील में पानी थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अब सुपोषण हो गया। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण को हम पढ़ेंगे, क्या है सुपोषण। देखो इसमें क्या है, ये एक झील है, ठीक है, साफ वाटर है, कुछ नहीं है। शैवाल ब्लूम, ठीक है, शैवाल ब्लूम, फिर वाटर ब्लूम, जल की पारदर्शिता O2 में कमी, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी। O2 में कमी होने से जलीय जैविक अपघटन हो जाएगा, O2 का उपयोग होगा, फिर BOD की मांग होगी, उसमें वृद्धि होगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ये। अनोक्सी शोषण होगा, अमोनिया एवं मीथेन का उत्पादन होगा, जलाशय का विनाश हो जाएगा। ये सुपोषण होता क्या? देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के आने से कुछ जलीय जीव पादप तेजी से वृद्धि करते हैं, जैसे जलकुंभी, शैवाल, जल मुकुदनी। बाहर से आएगा ये इसमें पानी में, नाइट्रोजन फास्फोरस। इसलिए सेवा की मात्रा ज्यादा होगी। हाँ, ब्लूम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा होगी। तो इसमें क्या होगा, उनकी तेजी से वृद्धि होगी। तेजी से वृद्धि होकर के हम देखते हैं ना, पानी के ऊपर हरा हरा सा कलर हो गया, वो काई वगैरह जब हम बोलते हैं, वो शैवाल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम जिसको हम बोलते हैं। फिर वाटर ब्लूम होगा, ठीक है, जल की पारदर्शिता O2 में कमी आएगी, जल साफ नहीं रहेगा, कलर चेंज हो जाएगा, रेड रेड कलर सा, छोटे छोटे जीव पनपते रहेंगे फिर। ठीक है, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी, मछली वगैरह नहीं रहेंगी। ठीक है, जलीय जैविक अपघटन हो जाएगा, जो पेड़ पौधे, जो प्लैंक्टन्स वगैरह खत्म। ठीक है, O2 का उपयोग होगा, क्यों? और दूसरे जीव उसमें आ जाएंगे।
ठीक है, बीओ2 की मांग में वृद्धि होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग में वृद्धि होगी, अनऑक्सीजन होगा क्योंकि होगी नहीं वो। ठीक है, अमोनिया मीथेन का उत्पादन हो जाएगा उस जल में और जल का विनाश हो जाएगा। फिर ये होता है सुपोषण। ठीक है, सुपोषण के कारण और प्रकार क्या होते हैं ये पता चलेगा। सुपोषण दो कारणों से संभव है। प्राकृतिक कारण, जलाशय के जीवों की मृत्यु से या जलाशय के आसपास से जैविक पदार्थों का जलाशय में आना। बाहर से कोई पदार्थ आ गया, फास्फोरस और नाइट्रोजन। प्राकृतिक कारणों से सुपोषण धीरे धीरे या मंद गति से होता है। प्राकृतिक कार्यों से होता है, कारणों से होता है तो धीरे धीरे मंद गति से। मानवीय कारण कौन से? मानवीय कारणों से होने वाले सुपोषण को संवर्ध सुपोषण कहते हैं, जिसको या जिसके कारणों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। मानवीय कारणों को बिंदु स्रोत प्रदूषक। बिंदु स्रोत प्रदूषक का मतलब क्या है कि कहां से आ रहा है वो प्रदूषण, ये हमें डिसाइड करना होगा। जैसे बिंदु स्रोत प्रदूषण ऐसे जलीय प्रदूषक जिनका जलाशय में आने के स्रोत निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, निर्धारित किए जा सकते हैं, निर्धारित हैं, उन्हें बिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं। मतलब इस पॉइंट से स्रोत या प्रदूषण जो है वो आ रहा है, बिंदु स्रोत प्रदूषक हो गए वो। ठीक है, जैसे कि घरेलू अपशिष्ट घर से आ रहे हैं, नगर से आ रहे हैं। औद्योगिक बहिस्राव उद्योग से आ रहे हैं। नगरीय प्रदूषक नगर से आ रहे हैं। अबिंदु स्रोत प्रदूषक जिनका हमें पता ही नहीं है कि ये कहां से आया है, ऐसे प्रदूषक जिनका जलाशय में आने के स्रोत निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, उसे अबिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं। जैसे प्रदूषक कृषि प्रदूषक हो गए, वर्षा जल के साथ अपवाहित होकर आया प्रदूषक। ठीक है, सुपोषण के प्रभाव प्रभाव क्या होंगे सुपोषण के? जल की पारदर्शिता एवं गुणवत्ता में कमी होगी, जलीय जैव विविधता की हानि होगी, मानवीय उपयोग के लिए जल संसाधन की कमी होगी, पर्यटन को नुकसान होगा, बेरोजगारी और आर्थिक नुकसान होगा, झील जल से मिलने वाली सांस्कृतिक सेवाओं की हानि होगी। इनसे कोई कुछ पूछना है? सुपोषण का समाधान कैसे होगा, आगे की राह बताओ। लोगों को झील के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक करना होगा। बिंदु स्रोत प्रदूषक पर नियंत्रण करना होगा, शैवाल फिल्ट्रेशन करना होगा, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के द्वारा जल का शुद्धिकरण करना होगा। अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के द्वारा झील जलाशय के शैवाल को पंप के द्वारा भूमिगत करना। ठीक है, झील जलाशय का जो शैवाल है उसको पंप के माध्यम से जमीन में दफनाना या जमीन में छोड़ देना, ये होगा भूमिगत करना। लैगून पारिस्थितिकी तंत्र, ये कौन सा लैगून पारिस्थितिकी तंत्र? अभी तो हमने झील को देखा था, लैगून भी तो एक झील ही होती है। ठीक है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र को हम देखते हैं। लैगून, ज्वारनदमुख, मैंग्रोव। ठीक है, ये मैंने छोटा सा मैप बना रखा है, बड़ा अच्छा बना रखा है। कोशिश तो मैंने की थी कि मैं एग्जैक्ट बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पीठ थपथपाई जब ये ऐसा बना। लैगून क्या है ये पढ़ेंगे, लैगून का निर्माण पढ़ेंगे, लैगून का महत्व, विशेषताएं, लाभ पढ़ेंगे, लैगून पारिस्थितिकी चुनौतियां पढ़ेंगे, लैगून और ज्वारनदमुख में अंतर क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। वेम्बनाड झील ऐसे है, ये मैप पे यहाँ पर ये वेम्बनाड झील है। ठीक है, मैप पर देखोगे तो ऐसे मिलेगी आपको, लेक वेम्बनाड। ठीक है, ये केरला में है, ये केरला की बाउंड्री है। और चिल्का झील ऐसे है, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कैसे है? ये लैगून झील के उदाहरण है। ठीक है, कि पानी आ रहा है, डिपोजिशंस आ रहे हैं, डिपोजिशन जमते चले गए, और डिपोजिशन जैसे जैसे जमते चले गए वो जो झील का पार्ट है वो बाकी समुद्र से अलग हो गया, इसलिए इसको लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, लैगून क्या है? लैगून एक ऐसा जलीय पारिस्थितिकी है जो सागर तट के किनारे अवसादों के निक्षेपण, रेतीले जमाव, बालू का रोधी जमाव और नदियों के द्वारा अवसादीकरण से निर्मित होते हैं लैगून। ठीक है, ये एक या एक से अधिक चैनलों के द्वारा सागर से जुड़े भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब सागर से पूरी तरह कट भी सकते हैं डिपोजिशन के माध्यम से, और हो सकता है कि सागर से वो जुड़े हुए भी हों। ये लैगून हो गई। ठीक है, लैगून पारिस्थितिकी की अवस्थिति को दो प्रकारों में रखा जा सकता है, जैसे तटीय अवस्थिति वाले लैगून, एटोल द्वीप वाले लैगून। मैं लैगून की इमेज दिखा देता हूं आपको कि लैगून क्या है। वेम्बनाड झील को लेते हैं या चिल्का झील को लेते हैं, ओडिशा। दिस इज चिल्का झील। इंद्रप्रस्थ आइलैंड, याद रखना इसको, इंद्रप्रस्थ आइलैंड जो है चिल्का झील में सिचुएटेड है। अब इस चिल्का झील को देखो, समुद्र से बिल्कुल कटी हुई है ना।
ठीक है। और यहाँ से अगर देखोगे ना तो समुद्र से क्या है, इसका कनेक्शन भी है, एक चैनल से कनेक्शन है, ठीक है, या कई चैनलों से इसका कनेक्शन हो सकता है चिल्का झील का, ठीक है। तो ये लैगून झील है कि नदियां आई, नदियों ने क्या किया, डिपोजिशन के माध्यम से धीरे धीरे क्या होगा, अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, लहर आएंगी यहाँ से अपने साथ बालू का रोदी या सैंड वगैरह लेकर के आएंगी, यहाँ जमा देंगी, धीरे धीरे जमाती चलेगी। झील का जो कनेक्शन था इसके साथ कट गया, एक या दो चैनल से ये इससे जुड़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चिल्का झील है। अगर हम इसको देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग कि क्या था पहले, क्या था अब क्या है, लेट अस सी। ये थी चिल्का झील 1991 में, 1984 में चिल्का झील है, ठीक है। ये देखो अलग ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1999 में क्या होगा, एरिया बढ़ गया। 2015 में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन, और 2020 में ऐसी सिचुएशन, ठीक है। अब हम केरला में चलते हैं। केरला में हम देखते हैं कि वेम्बनाड लेक कैसे है। ये जो लंबी सी झील दिखाई दे रही है, दिस इज वेम्बनाड लेक, काफी लंबी है ये, ठीक है। इसका कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यू कैन सी द कनेक्शन, ठीक है। वेम्बनाड झील, एटोल द्वीप लैगून, एटोल द्वीप लैगून कौन से होते हैं? एटोल द्वीप लैगून क्या होते हैं, जैसे एटोल द्वीप, जैसे समुद्र में भी पहाड़ियां होती हैं, ठीक है। वो क्या होती है कि समुद्र में जो पहाड़ियां होती हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र भी होते हैं, वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद उनका जो स्तर है वो समुद्र लेवल नीचे हो गया तो वो उससे ऊपर भी आ सकते हैं। ऊपर आने के बाद हमें क्या दिखाई देगा कि वो आइलैंड की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। अब पहाड़ी जो होगी तो उसकी तो चोटी नुमा आकृति होगी, लेकिन अगर वो चोटी नुमा आकृति नहीं हो, अगर वो प्लेटू की तरह हो ऊपर से, ठीक है, सरफेस उसके एक लेवल में हो, तो एटोल द्वीप बोलते हैं उसको। अवसाद होता रहेगा, उस पर भी लहरों के द्वारा कुछ ना कुछ जमा होता रहेगा, तो उसमें एक झील सी बन जाती है, उसको एटोल द्वीप झील बोलते हैं। वो भी लैगून द्वीप झील होगी। धीरे धीरे जो झील बनेगी उसमें उसका भी पूरी तरह से समुद्र से कटाव हो जाएगा डिपोजिशन के माध्यम से, ठीक है। तो लैगून का निर्माण कैसे होता है, इस लैगून वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। लैगून का निर्माण कैसे होता है, सागरीय तरंगों के निक्षेपण कार्य से। सागरीय तरंग अपने साथ कुछ डिपोजिशन को लेकर के आएंगी और डिपॉजिट कर देंगे वो सेडिमेंट्स को। समुद्री तरंगों के द्वारा अपने साथ लाए गए अवसादों से तटीय क्षेत्रों में बालुका रोधी के जमाव से लैगून का निर्माण होता है। बालुका रोधी मतलब सैंड बार्स, ठीक है। वो जमा करते रहेंगी और झील का निर्माण होता जाएगा। समुद्र जल से, समुद्र तल में गिरावट से भी झील का निर्माण हो सकता है। विवर्तनिक प्रक्रियाओं से, यदि महासागरीय मग्न तट का धसाव होता है तो लैगून का निर्माण संभव है, ठीक है। ये देखो ये भूमि है, ये बालू का रोधी बना दिया, ये ऐसे ऐसे ये झील होगी, ठीक है। ये सागर है, सागर से बालू का रोधी जमा हो रहे हैं, ये लहरें हैं जो इस तरफ जा रही है, लैगून झील होगी, ठीक है। ये लैगून झील बनेगी। इसमें लैगून का महत्व, विशेषता, लाभ क्या होती है? लवण जल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ईंधन और चारा की प्राप्ति होती है, मत्स्यन की सुविधाएं होती हैं, प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र होते हैं, प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र होते हैं। लैगून पारिस्थितिकी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, सुनामी, ऊंची ज्वारीय लहरों इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लैगून पारिस्थितिकी चुनौतियां क्या? प्राकृतिक चुनौती, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ गए, सुनामी, सागर तल में वृद्धि। मानवीय चुनौती, मानवीय चुनौती क्या है? अति मत्स्यन, ईंधन और चारा को अधिक एकत्रित करना, औद्योगिक नगरीय प्रदूषकों का आना, अपशिष्टों की डंपिंग, तटीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास की परियोजनाओं जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे इत्यादि के निर्माण से, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास की परियोजनाएं जैसे सड़क बना दी, रेल बना दी, बंदरगाह, हवाई अड्डे इत्यादि के निर्माण से, ठीक है। हो सकता है कि झील के एरिया को थोड़ा सा ऑक्यूपाई करना हो तो उस झील को खत्म कर देंगे मिट्टी वगैरह डाल करके, ठीक है, जैसा गाँवों में होता है। जिस जिसका भी प्लॉट
तालाब के किनारे होता है, मिट्टी डाल करके तालाब के एरिए को अपने प्लाट बनाने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो। सबसे पहले ऐसे ही लोग होते हैं वो, संकीर्ण सोच वाले लोग। ठीक है, मेरा घर बन जाए, बाकी कोई बसे या ना बसे। लैगून और ज्वारनदमुख में अंतर क्या होता है? लैगून सागर तट के किनारे अवसादों के निक्षेपण से बनता है, जबकि ज्वारनदमुख तब बनता है जब कोई नदी वितरिकाओं में बटे बिना सीधे मार्ग से समुद्र में प्रवेश करती है। डेल्टा नहीं बनता उसका। डेल्टा बनेगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होंगी। अगर डेल्टा ही नहीं बन रहा, डिस्ट्रीब्यूटरीज कैसे होगी? सीधे वो समुद्र में एंट्री करेगी, और समुद्र में एंट्री करेगी तो समुद्र जल भी तो उसमें एंट्री करेगा थोड़ा थोड़ा। तो वो क्या हो गया? ज्वारनदमुख हो गया, एस्चुरी होगी। लैगून का निर्माण समुद्र स्तर में गिरावट तथा ज्वारनदमुख का निर्माण समुद्र स्तर में वृद्धि से होता है। लैगून का निर्माण कैसे होगा? समुद्र के जो स्तर है गिरावट आ गई, सी लेवल कम हो गया तो लैगून का निर्माण हो गया। ठीक है, लेकिन एस्चुरी का निर्माण कब होगा? एस्चुरी का निर्माण जब होगा, मान लिया डेल्टा है, ठीक है, लेकिन सी लेवल हो गया तो डेल्टा तो खत्म हो गया, डेल्टा तो सी लेवल के अंडर ही चला गया और सीधे वो नदी से कनेक्शन हो गया उसका। ठीक है, ज्वारनदमुख तब बनेगा। ज्वारनदमुख में कम से कम एक स्वच्छ जल का स्रोत होता है, जबकि लैगून में स्वच्छ जल का स्रोत हो भी सकता है और नहीं भी। ज्वारनदमुख में एक स्वच्छ जल का स्रोत कैसे होता है? क्योंकि नदी का स्रोत होगा उसमें, नदी स्वच्छ जल की होगी। ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी, ठीक है, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है?